कल हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हमने व्युत्पत्ति उसका किया था कि एक रेखाखंड के में अगर कोई मध्य बिंदु है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो उसमें हमने क्या सूत्र हमको प्राप्त हुआ था, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। तो मैं एक प्रश्न ले रहा हूं जो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक से संबंधित है। बिंदुओं एक, 4 तथा 9 और 12 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 1, 4 तथा 9 और 12 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए, ये दो बिंदु दिया है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल लेते हैं। जो पहला बिंदु है उसको हम A मान लेते हैं, पहला बिंदु को, जिसका निर्देशांक दिया गया है 1 और 4। दूसरा बिंदु जिसको हम B मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक है 9 और 12। के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि मध्य बिंदु, ये जो रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं, माना कि इसका मध्य बिंदु C है, इसका मध्य बिंदु C है, जिसका निर्देशांक x और y है, जिसका निर्देशांक x और y है। तो हमें बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये देखिए, अगर यदि C मध्य बिंदु है तो ये दूरी A से लेकर C तक की दूरी और C से लेकर B तक की दूरी, ये दूरियां आपस में क्या होंगी, ये दूरियां आपस में क्या होगी, समान होंगी। C अगर मध्य बिंदु है, C यदि मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। यहाँ पे हमें बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करना है।
तो हम इसका सूत्र जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं। मध्य बिंदु का x निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए क्या सूत्र है? इसके लिए सूत्र है x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, ये इसका सूत्र है x निर्देशांक ज्ञात करने का। मध्य बिंदु, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो यहाँ पे जो बिंदु A है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसके निर्देशांक को हम मान लेते हैं x1 y1, और ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक, बिंदु B है, इसके निर्देशांक को हम मान लेते हैं x2 और y2। तो देखिए यहाँ पे x1 बराबर क्या होगा, यहाँ x1 बराबर 1, x1 बराबर 1, y1 बराबर 4, x2 बराबर 9, y2 बराबर ऋण 12। ये हो गया है x1 y1 x2 y2 का मान। x1 बराबर 1, y1 बराबर 4, x2 बराबर 9 और y2 बराबर ऋण 12। तो हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र है इस सूत्र में हम मानों को रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसलिए x बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है, ये हम यहाँ पे रखते हैं, प्लस धन x2 का मान 9, ये अपान 2, तो 9 और 1 10 बटा 2, 10 बटा 2, 10 को 2 से भाग कीजिए, 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हमें प्राप्त हो गया x निर्देशांक, x बराबर 5। या इसको हम दूसरी तरीके से x निर्देशांक, मध्य बिंदु के x निर्देशांक को हम दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भुजों का योग बटा 2 x निर्देशांक के लिए, और y निर्देशांक के लिए कोटियों का योग बटा 2। इस तरीके से भी हम उसको याद रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा x निर्देशांक। अब हम ज्ञात करेंगे इसका y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसका y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। ये हो गया मध्य बिंदु के y निर्देशांक का ज्ञात करने का सूत्र, कोटियों का योग बटा 2, कोटियों का योग बटा 2। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि, दोनों कोटियों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करते हैं, ऐसा भी आप उसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू y1 का मान कितना है, y1 का मान 4 है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 4। y2 का मान कितना है,
12 है, ऋण 12 है। ऋण होने के कारण यहाँ पे हमको कोष्टक लगाना होगा, यहाँ पे हम कोष्टक लगाएंगे ऋण होने के कारण। अपान 2 आप देखिए y इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये ब्रैकेट लग गया, मतलब यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे गुणा है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, ये माइनस आएगा, -12 अपान 2 y इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे घटेगा, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, एक का चिन्ह धन है और एक का चिन्ह ऋण है, लेकिन जब घटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या में ऋणात्मक है वो, 12 में 4 घटेगा तो हमें मिलेगा 8। तो धन काट मिलेगा कि ऋण काट मिलेगा, ऋण काट मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ऋण 8/2। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, अब ये 2 से इसको भाग देंगे, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण 4। ये y निर्देशांक निकल गए। इस प्रकार से ये जो सवाल का हल हमें प्राप्त, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, x निर्देशांक हमें कितना प्राप्त हुआ था, x बराबर x निर्देशांक और फिर ये y निर्देशांक, ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये हमारा सवाल का ये हल हो गया। यहाँ पे x निर्देशांक तो आपने नोट किया होगा, तो हमारा x निर्देशांक था x बराबर 5 और y निर्देशांक y बराबर ऋण 4। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5 और ऋण 4, ये x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक ऋण 4। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं, किसी वृत्त के व्यास किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 5 शून्य का एक सिरा 5 शून्य और केंद्र 6 7 है और केंद्र 6 7 है। निर्देशांक है ये
तो दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात कीजिए है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार और देखते हैं हम। किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 5 शून्य, एक सिरा का निर्देशांक 5 और 0, पहले सिरे का x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0। हमारा दूसरा, और वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है वो है 6, 7 है। तो दूसरे सिरे का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। एक हमने वृत्त लिया, ये वृत्त का व्यास हो गया, ये वृत्त का व्यास, ये पहला सिरा हो गया ए, और ये हो गया इसका केंद्र सेंटर, और ये हो गया इसका दूसरा सिरा बी। हमें पहले सिरे का हमें निर्देशांक दिया है, पहले सिरे का निर्देशांक हमें दिया है 5 और 0, x निर्देशांक 5 और y निर्देशांक 0। और यहाँ पे वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र है उसका निर्देशांक हमें दिया है 6 और 7। और यहाँ पे हमें दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि दूसरे सिरे का जो निर्देशांक है वो h k है, x निर्देशांक h और y निर्देशांक k है। हमें दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखिए, ये जो केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र होगा वो व्यास का मध्य बिंदु होगा। व्यास का क्या होगा? मध्य बिंदु। तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र पढ़ चुके हैं। ये हमारा मध्य बिंदु हो गया, और ये पहला निर्देशांक और ये दूसरा निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए तीन मानों में से हमें 2 मान ज्ञात है, तीसरा मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का सूत्र होता है, ये होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। पहले निर्देशांक को हम लेके चलते हैं x1 y1, दूसरे निर्देशांक को हम लेते हैं x2 y2, दूसरे निर्देशांक को हम x2 y2, और जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है उसे हम लेते हैं xy, उसे क्या लेते हैं? xy। तो ये हमें ये अज्ञात है, दूसरा 2 निर्देशांक है। तो x का स्थान पे कितना है? 6। x के स्थान पे कितना है? 6। जैसे कि हम जान चुके हैं कि ये जो वृत्त का जो केंद्र होगा वो व्यास का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। व्यास का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। व्यास आप जानते हैं मध्य बिंदु वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है। अब यहाँ पे देखिए x1 5, x2 h
बटा 2। अब इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, 6 दूनी 12, 5 धन h, तो ये हो जाएगा implies that 12 minus 5 is equal to h। चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ लिखते हैं। जब समीकरण को हम हल करते हैं तो ये अचर राशि है उसको एक तरफ लिखते हैं और चर राशि को दूसरे तरफ। ये 12 में 5 गया 7, ये h। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 बराबर h, तो h बराबर 7, दोनों का अर्थ एक ही है, कोई अलग चीज नहीं, वो h बराबर 7। अब ये हमें x निर्देशांक ज्ञात हो गया, दूसरे सिरे का x निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया। इसके पहले जो हमने सवाल हल किया था उसमें क्या निकाला था, x का मान निकाला था, हमने x का मान निकाला था, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात है और एक सिरे का, उसकी सहायता से हमें क्या करना है, दूसरे सिरे का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 3 मान है, x, x1 और x2। अगर 3 मान में से अगर हमको 2 मान ज्ञात होगा तो हम तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके बाद लेते हैं y निर्देशांक, मध्य बिंदु का y निर्देशांक, उसको लगा के हम दूसरे सिरे का y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। y निर्देशांक के लिए सूत्र होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए y इक्वल टू क्या दिया है, 7, y इक्वल टू क्या दिया है, 7, y1 हमें दिया है 0, y2 k अपॉन 2 इज इम्प्लाइज दैट, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 0 प्लस के, तो ये हो गया इज इम्प्लाइज दैट 14 इज इक्वल टू के, 0 प्लस के होगा, एंड देयरफॉर इसलिए k इज इक्वल टू 14, k बराबर 14। ये हो गया अज्ञात सिरा का निर्देशांक। अज्ञात सिरा का निर्देशांक ये b h के, ये हमें क्या मिला, पहला निर्देशांक h इक्वल टू h और k 14 है, h इक्वल टू 7। तो ये हो गया, इस सवाल का हल हो गया। अगला हमारा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यदि हमें दिए गए हों तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र मैं आपको बता रहा हूं अभी। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना।
x निर्देशांक और ये हो गया y निर्देशांक। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, इसके शीर्ष हैं ABC, इसके शीर्ष। माना कि शीर्ष A का निर्देशांक x1 y1, शीर्ष B का निर्देशांक x2 y2 और शीर्ष C का निर्देशांक x3 y3 है। यदि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हों तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, वो सूत्र मैं पहले आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उससे संबंधित सवाल देखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये कोष्टक बन। ये सूत्र है। त्रिभुज के यदि तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो हम इस सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को याद करने का एक तरीका है, हम एक चक्री क्रम में चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये ऐसा। आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कोष्टक के बाहर x वाले पद आएंगे, कोष्टक के बाहर x वाले पद और कोष्टक के अंदर y वाले पद, और ये चक्री क्रम ऐसे चलेगा। जैसे देखिए 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद 3। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि कोष्टक के बाहर x वाले पद और कोष्टक के अंदर y वाले पद, और आपको चक्री क्रम में चलना है। तो ये सूत्र बहुत आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1, 1 के बाद क्या आएगा 2 के बाद 3, तो ये y2 माइनस y3 लिखेंगे इसको, प्लस कोष्टक के बाहर मैंने बोला x वाले पद, x1 आ चुका है तो उसके बाद क्या आएगा x2 आएगा। अब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 के बाद 3, ये चक्री क्रम में चलेगा ऐसा। 2 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद 1, तो ये y3 माइनस y1। इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये सूत्र बहुत इजीली आपको याद रहेगा।
x3 2 आ चुका है तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 3 के बाद 1 तो इसमें y वाले पद आने हैं तो y1 आएगा, और 1 के बाद क्या आएगा 2 माइनस y2। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। ये हो गया यदि कोई त्रिभुज ABC उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं तो हम इस सूत्र के द्वारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक आध सवाल मैं लेता हूं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु A, B और C के निर्देशांक, जिसके बिंदु A, B और C के निर्देशांक निम्नलिखित है। टू 3 4 5 6 2 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहीं से हम हल ले लेते हैं। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो पहला निर्देशांक जो दिया गया है उसको हम बिंदु A का मान लेते हैं, ये बिंदु B और ये बिंदु C। तो ये हो जाएगा बिंदु A का निर्देशांक 2 3, B 4 5, C 6 2। जैसे इसको हम लिख चुके हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 y1 x1 2 y1 3, इसी प्रकार से x2 4 y2 5 x3 6 y3 2।
हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि हमको तीनों निर्देशांक दिए गए हैं तो हम यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र है 1 2 3 2 3 1 3 1 2 x2 y3 माइनस y1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहाँ पे हम मान रखेंगे और कैलकुलेट करके फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान 2, x1 का मान 2 कोष्टक में y2 माइनस y3, y2 का मान 5, y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 4, y3 का मान 2, y1 का मान 3, x3 का मान 6, y1 का मान 3, y1 का मान 3, y2 का मान 5। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान हमने सूत्र पे रख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। बराबर 1/2 2 5 माइनस 2 5 में 2 गया 3 4 2 माइनस 3 ये हो जाएगा -1 प्लस y2 माइनस y3 y2 5 y3 2 प्लस 6 3 माइनस 5 माइनस 2। is equal to 1/2 2 into 3 6 प्लस इंटू माइनस -4 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -12 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 1/2 6 ये दोनों प्लस कर दीजिए, दोनों का साइन सेम है -12 -4 -16
यहाँ पे घट जाएगा, इज इक्वल टू 1/2, 1/2, 16 में 6 घटेगा, हमें मिलेगा माइनस का 10, बड़ी संख्या ऋणात्मक है, बड़ी संख्या का साइन आएगा। और आप जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू -1/2 इंटू 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 इंटू 10। अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 इज इक्वल टू -5। और यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक ही होता है। क्षेत्रफल, लंबाई, दूरी, ये सब चीज़ जो होते हैं ये कभी ऋणात्मक नहीं होते, क्षेत्रफल धनात्मक ही होगा। इसलिए यहाँ पे हमको ये ऋण चिन्ह को छोड़ना होगा। जब हम लास्ट आंसर लिखेंगे, अंतिम उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको ऋण चिन्ह छोड़ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर -5 वर्ग इकाई। क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को हम किससे मापते हैं? क्षेत्रफल को हम मापते हैं वर्ग से। और यहाँ पे जो कि इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है, ना सेंटीमीटर है ना मीटर, कोई इकाई नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम इकाई लिख दिए। क्षेत्रफल को हम मापते हैं वर्ग से, इसलिए वर्ग, और चूंकि यहाँ पे इकाई नहीं है तो हमने इकाई लिख दिया, 5 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार का जो भी सवाल आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला, उसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सूत्र में हम x1, y1, x2, y2, x3, y3 का मान रख के, उसको कैलकुलेट करके, उसको गणना करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसमें मैंने आपको उसका जो सूत्र याद करने का तरीका भी बता दिया है। उसमें एक चक्रीय क्रम में चलता है, कोष्टक के अंदर y वाले पद होते हैं और कोष्टक के बाहर x वाले पद होते हैं। इस तरीके से उसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ आज का हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।